एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ रिट, ठीक है। इसका मैंने कल अच्छे से कल नहीं, जिस दिन रहा था लेक्चर, उस दिन मैंने सारे रिट के बारे में बता दिया। रिट से सवाल रहेगा, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, रिट से सवाल बनता ही बनता है। 5 टाइप का रिट होता है, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडमस, प्रोहिबिशन और सर्श्योरारी, ठीक है। अभी अगला सवाल है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो, और कोई भी स्टेट जो उनके अंदर आता है, वो सब स्टेट के अंदर कवर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है, एक्सप्लेन दी वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ठीक है। जब हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल बना था, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। ये 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कांग्रेस की सरकार ने इसमें ऐड किया। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए आपसे। देखो, सोशलिस्ट का मतलब होता है, the word socialist was added to the preamble of constitution by 42nd amendment 1976 during emergency, ठीक है। इमरजेंसी के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। सोशलिस्ट वर्ड मीन्स सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। सोशल इक्वालिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक समानता, ठीक है। किस लेवल पर समानता? तो इकोनॉमिक लेवल पर, ठीक है। इक्वल होना चाहिए, सामाजिक समानता इक्वल होना चाहिए, और उसके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कोई भी एक ऐसा लॉ, ठीक है, जो हमारे संविधान लागू होने से पहले क्या बोलते हैं, लागू था, ठीक है। कोई भी ऐसा पुराना कानून जो जिसके बाद हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। तो जब वो आजाद हो गया हमारा देश और हम अभी मॉडर्न युग में हैं, तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बहुत पहले बने थे, ठीक है, लेकिन अभी किसी न किसी रूप में वो ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को जो फंडामेंटल राइट को विशिएट करता है या इन्फ्रिंज करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है एक्लिप्स कर देगा, ठीक है। उनको बोल देगा कि भाई इसको आप हटा दीजिए। तो पार्लियामेंट उसको पूरा कानून नहीं हटा के वो पर्टिकुलर पार्ट को अमेंड करके हटा देगा। तो ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पढ़ता हूं मैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स स्टेट्स दैट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, ठीक है, इज नॉट इनवैलिड। इट इज नॉट टोटली डेड बट ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट। The inconsistent can be removed by constitutional amendment. It applies to pre-constitutional laws. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो बनाए गए थे। आपको पता होगा सीपीसी कब का है, 1903 का। इसके पहले हमारा आईपीसी आया था, 1860 का था, बराबर। तो ये हमारे जो लॉज हैं वो कब के हैं, एकदम इंडिपेंडेंस से पहले का है हमारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का लॉज है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को अमेंड करके हटा सकती है। इसके कारण पूरा लॉ बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। अगर आपको दोनों में से फर्क पूछे तो दोनों में से फर्क ये होता है, दोनों यही बात बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉज है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप उतने पार्ट को हटा दीजिए। ये दोनों बात करता है, सेवरेबिलिटी भी, एक्लिप्स से भी। लेकिन एक्लिप्स से जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
लेकिन सेवरेबिलिटी कभी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स काम करता है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम करता है, ठीक है। दोनों एक ही बात बोलता है कि अगर कोई भी लॉज है जो किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल राइट को टच कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बदले ऐसा नहीं होगा कि पूरा लॉ खराब हो जाएगा, नहीं, पूरा लॉ एग्जिस्ट करेगा, बस वो पर्टिकुलर पार्ट हटा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, व्हाट इज मींट बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भाई खुद को गुनहगार साबित नहीं करना, ठीक है। मतलब मैं अगर कोई आरोपी हूं तो मेरे ऊपर कोई ये नहीं कर सकता बाध्य कि तू अपना गुनाह कबूल कर। अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं कबूल करना है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो मुझे कोई दबाव नहीं दे सकता है कि नहीं तू सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर, मतलब खुद गवाह गुनाह कबूल कर, नहीं, ठीक है। किसी भी इंसान को खुद को जिम्मेदार या खुद को गुनहगार मानने के लिए आप उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स अ लीगल राइट दैट प्रिवेंट समवन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्फ, ठीक है, कि मैंने ही वो अपराध किया है, नहीं वो बोलेगा। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में कि कोई भी बंदा किसी के भी ऊपर अगर कोई अपराध हुआ है, ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं करोगे कि तू गुनाह कबूल कर, ठीक है। उसने किया भी है तो वो नहीं कबूल करेगा, ये उसका राइट है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी को बोला जाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी को ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि वो टेस्टिफाई करे या किसी क्रिमिनल केस को अपने ऊपर ले ले कि नहीं मैंने ही किया, ठीक है। इसी का एक पार्ट ये भी है कि कोई अगर साइलेंट रहना चाहता है तो वो साइलेंट रह सकता है, ठीक है। राइट टू बी साइलेंट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर मुझे किसी आरोप में पकड़ा गया है, अगर मुझे कुछ नहीं बोलना है तो मैं साइलेंट रह सकता हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि तुझे बोलना ही है, तुझे गुनाह कबूल करना नहीं, ठीक है। देखो, essentially allowing them to remain silent and don't incriminate themselves, ठीक है, by answering question that could lead to their conviction। कोई भी ऐसे सवाल जो उससे पूछा जाता है वो उसके ऊपर साइलेंट हो सकता है अगर वो सवाल उसको कन्विक्ट करने के लिए पर्याप्त हो जाए तो, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे पूछा गया कि तुमने ही मर्डर किया है, अगर मैं बोल दूंगा मर्डर किया है तो मैं कन्विक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तुम अगर मैं चुप हूं तो ठीक है, ठीक है, तो आप साइलेंट रह सकते हो, यही होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, ठीक है। अगला है व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है। एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है, ठीक है, कि कोई भी लॉ पहले था, ठीक है, उसमें ऐसा था कि पनिशमेंट कम था, मान के चलो आईपीसी था, ठीक है। अब आईपीसी में सजा 3 महीना है, ठीक है, और अभी कोई नया लॉज आया जिसमें सजा 6 महीना है, ठीक है। अगर वो लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आने वाला है, ठीक है, तो जिसको 3 महीने का सजा हुआ था उसको 6 महीने का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लॉज को बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ऐसे लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है पनिश करने का पावर रखता है, ठीक है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अभी हम लोगों ने जो भी 2024 में एग्जाम दिया था, सनद लिया है जिसने महाराष्ट्र बार काउंसिल से, ठीक है, बॉम्बे बार काउंसिल में, तो उनका फीस हो गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 750, ठीक है। एक लैंडमार्क केस था उसके तहत आया था तो 750 हो गया था। मेरे बैच से 1 महीना पहले तक जो वो फीस था वो 15,000 कुछ था, 15 या 25,000 कुछ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिमिट होना चाहिए इसका, और उसके ऊपर लिमिट लगा दिया 750 का, तो हम लोगों का 750 हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं वापस से बार काउंसिल वाले बॉम्बे के
कि ये 750 में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है, स्टाफ का खर्चा नहीं निकल पाता, ठीक है, तो इसको 25,000 कर दीजिए। रीजन ये हुआ कि हम लोगों का अभी तक ओरिजिनल सनद नहीं आया, ठीक है, हम लोगों को अभी ऑनलाइन मिल गया है जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला। मैं ओरिजिनल गया था पूछने कि सर हमारा ओरिजिनल कब आएगा, तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील फाइल किया है कि आप लोगों का जो 750 था उसको 25,000 किया जाए। अगर वो ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली अगर इफेक्ट में होगा, एक पोस्ट फैक्टो होगा, तो आप लोगों को जो 750 भरने को आया था 25,000 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो लोग रुक गए हैं। अगर वो लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट अगर उस ऑर्डर को बोलेगा कि नहीं ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में नहीं होगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली होगा, तो फिर हम लोगों को नहीं भरना पड़ेगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो फिर हम लोगों को भरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो पीछे भी लागू होगा, तो पीछे का लागू होना मतलब हम लोगों के ऊपर लागू होना, तो हम लोगों को फिर से भरना पड़ेगा। तो ये होता है एक पोस्ट फैक्टो लॉज जो पीछे के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। अगला है आपका व्हाट इज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉ को जब पास करना होता है ना, तो दोनों जन बैठते हैं, पार्लियामेंट भी और ये क्या बोलते हैं राज्यसभा भी और लोकसभा, ठीक है। तो ए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अ मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू एड्रेस ए कॉमन गोल, ठीक है। तो जब कोई पर्टिकुलर लॉ के ऊपर बहस करना होता है तो ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट भी आते हैं, पार्लियामेंट के लोकसभा भी बैठता है और राज्यसभा के भी मेंबर बैठते हैं, तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट सेशन। अगला है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मैंने आपको बताया था, वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट जो है 42nd अमेंडमेंट से आया था, 1976 में आया था, कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी के दौरान इसको ऐड किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है ये सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया दैट द गवर्नमेंट शुड बी न्यूट्रल एंड सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट जो होगा, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, सिंपल। अगर काम करना है तो वो हर रिलीजन के लिए काम करे, नहीं तो उनका कोई रिलीजन नहीं, ठीक है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली एंड नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 तरीके का मुख्य है, ठीक है। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल 14 टू 18 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जिसको आर्टिकल 19 टू 22 में डिफाइन किया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको आर्टिकल 23 से 24 में डिफाइन किया गया है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको आर्टिकल 25 टू 28 में डिफाइन किया गया है। अगला है कल्चरल राइट एंड एजुकेशनल राइट, जिसको आर्टिकल 29 और 30 में डिफाइन किया गया है। और लास्ट है जो कि सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 के अंदर है, ठीक है। तो ये 6 मुख्य प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट हैं। अगला है एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी। देखो इंस्ट्रूमेंटालिटी का मतलब होता है, आपको पता होगा गवर्नमेंट एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट के अंडर जो फॉर्म होता है, कोई कॉरपोरेशन हो या एजेंसी हो, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के तरीके से काम करती है। उनका भी कोई अगर मैटर होता है तो गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी बोलता है the doctrine of instrumentality signifies that any entity like a corporation or agency that act as an instrument or tool of the government to carry out its function is considered part of the state under article 12। ये बोलता है कि कोई भी एजेंसी है या कोई भी कॉरपोरेशन है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करती है, ठीक है, तो वो स्टेट के अंदर डिफाइन होता है अंडर आर्टिकल 12।
meaning it is subject to the same legal obligation and limitation as the government itself. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट का लीगल ऑब्लिगेशन है वही लीगल ऑब्लिगेशन किसका रहने वाला है, कॉरपोरेशन का और एजेंसी का। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट वायलेशन, कोई कॉरपोरेशन हो या कोई एजेंसी हो, ठीक है, वो वर्क करती है, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जितना ऑब्लिगेशन होता है किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट करने के बाद, उतना ही ऑब्लिगेशन किसका होगा, कॉरपोरेशन का और एजेंसी का होगा। ठीक है, एसेंशियली गवर्नमेंट कैन नॉट escape responsibility by operating through such an instrumentality। ठीक है, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है भाग नहीं सकता, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि भाई वो तो कॉरपोरेशन है या एजेंसी है करके, नहीं, जितना गवर्नमेंट का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उतना ही उस कॉरपोरेशन का भी और एजेंसी का भी होगा। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल तो अब सबको पता होगा कि भाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, ठीक है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीआईएल डाला जाता है। ठीक है, पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल टूल दैट अलाउज सिटीजन टू फाइल अ केस इन कोर्ट टू प्रोटेक्ट public interest where a large number of people are affected by the violation of fundamental right। ठीक है, then PIL can be filed for the effective remedy। बहुत लार्ज नंबर पे जो है किसी मतलब पीपल के जो है फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप PIL डाल सकते हो। आई एक्सप्लेन राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो द राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट फॉर everyone before the law and prevent discrimination on various grounds, treats everybody as equal in matter of public employment and abolishes untouchability and title। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इक्वलिटी क्या क्या है, नेचुरल है, सोशल है, सिविल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, लीगल है। ठीक है, ये सब तरीके, ये सब जो है इस तरीके का जो है इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट enshrined अंडर आर्टिकल 14 to 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा भी था। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के नजर में सब बराबर है और कानून के नजर में सबको समान प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, सुरक्षा समान मिलेगा। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये जो भेदभाव होता था जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 बोल रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ये सब। तो बोल रहा है आर्टिकल 16 बोलता है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो उसमें सबके लिए समानता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजपूत को मिलेगा, ब्राह्मण को नहीं मिलेगा, या हिंदू को मिलेगा, या इस्लाम में नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन को मिलेगा, पारसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या लड़का को मिलेगा, लड़की को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एक्सेट्रा। आर्टिकल 17 बताता है आपको अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले छुआछूत बहुत होता था, ठीक है, तो उसको खत्म करने की बात करता है आर्टिकल 70। ठीक है, फिर से खोया है, एक सेकंड, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, हम्म,
ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने के बारे में बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। पहले जमाने में आपको पता होगा, कोई बहुत अमीर होता था तो राजा, महाराजा, जमींदार, ठीक है, बाबू साहेब, ऐसा ऐसा टाइटल मिलता था जो अमीर लोग होते थे। ठीक है। तो आर्टिकल 18 बात करता है कि इस टाइप का जो भी टाइटल था उसको खत्म किया जाए। ठीक है। अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं होना चाहिए कोई टाइटल। कोई एकेडमिक टाइटल है, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, जिसने डॉक्टरी का पढ़ाई किया है लगा सकता है। कोई वकील है तो एडवोकेट लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पढ़ाई का एकेडमिक डिग्री है। ठीक है। कोई इंजीनियर है, इंजीनियर लगा सकता है। कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए लगा सकता है। तो एकेडमिक कोई टाइटल है तो आप वो लगा सकते हैं। मिलिट्री में जैसे आप लोग पढ़ो, जब आर्मी का देखोगे तो कोई कर्नल होता है, कोई सूबेदार होता है, कोई ऐसा रैंक मिलता है इसमें आर्मी में, मिलिट्री में। ठीक है। तो वो भी चलेगा, लेकिन ये जो पहले जो हमारा टाइटल चलता था राजा, महाराजा, जमींदार, ये सब खत्म करने की बात आर्टिकल 18 बोलता है। तो ये सब आर्टिकल, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर कवर होता है। अगला है डिफाइन सोवरन। सोवरन का मतलब क्या? सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, आजाद। ठीक है। द वर्ड sovereign means supreme or independent. India is internally and externally sovereign, externally free from the control of any foreign power, and internally it has a free government which is directly elected by the people and makes laws that govern the people. ठीक है। तो ये होता है सोवरन का मतलब। सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, सुप्रीम। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? कि उसके ऊपर किसी भी फॉरेन देश का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे देश पे किसी फॉरेन कंट्री का कंट्रोल है क्या? नहीं है। हमारे देश में हमारी खुद की सरकार है। हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, हम पीएम को चुनते हैं, हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जनता ही चुनता है ना उनको। ठीक है। तो ये होता है सॉवरन के अंदर कवर। नेक्स्ट है आपका व्हाट व्हाट डज द कोवारंटो मीन? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोग बोलते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है, लेकिन उसमें देखो कितने लिमिटेशन लगाए गए हैं। मैंने तो साथ ही लिखा है, इसमें और भी लिमिटेशन है। ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको किस लहजे में कैसे बोलना है, ये भी रेस्ट्रिक्शन लगाया है। देखिए ये सवाल अभी ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ट्विटर वगैरह पर ना बहुत, मतलब ये फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन होता है। ठीक है। द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट and is subjected to reasonable restriction as per article 19 sub article 2. Restriction can be imposed upon the freedom of speech and expression in interest of पहला sovereignty and integrity of India, दूसरा the security of the state, तीसरा friendly relation with foreign states, fourth public order, decency and morality, पांचवा in relation to contempt of court, छठा defamation और सातवां incitement to an offense। ठीक है। अगर इस 7 तरीके से आपके किसी भी स्पीच से अगर ये 7 तरीके का जो है वायलेशन हो रहा है, तो फिर आपने रेस्ट्रिक्शन को जो है ओवर रूल कर दिया है और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है। तो आपके कोई भी बयान किसी को डिफेम ना करे, आपके कोई भी बयान से दंगे ना भड़के, आपके कोई भी बयान से हमारे देश की अखंडता पे आंच ना आए, आपके किसी बयान से फॉरेन कंट्री में हमारे रिलेशन फ्रेंडशिप है और फ्रेंडली है उससे जैसे मैं इंडिया में हूँ और मैं अगर कोई ऐसा बयान देता हूँ कि अमेरिका के जो भी लोग हैं उसको मार दिया जाना चाहिए, बहुत गंदे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ देता हूँ। ठीक है। तो हमारा जो अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ना, कि इंडिया के लोग ऐसा सोचते हैं हमारे देश के बारे में। बराबर। तो आप ऐसे कोई भी स्पीच नहीं दे सकते जिससे हमारे फॉरेन स्टेट के साथ जो हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है उस पे असर पड़े। ठीक है। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन है।
अगला है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है अंडर आर्टिकल 25 टू 28 में बताया गया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees the right to freedom of religion to not only individual but also religious group in India. This is enshrined in Article 25 to 28. अब 25 टू 28 में क्या क्या है ये भी डिफाइन किया है मैंने। आर्टिकल 25 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसी में सॉरी प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये रिलीजियस राइट्स आपको अंडर आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। अगला है आपका एक्सप्लेन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। द 6 फंडामेंटल राइट्स आउटलाइन इन आर्टिकल 19 आर immediately suspend when a declaration of national emergency is made in accordance with Article 358. The 44th Amendment of 1978 includes two restrictions on the application of Article 358, namely, first, when the national emergency is proclaimed owing to war or foreign invasion rather than an armed rebellion, and the 6 fundamental rights outlined in Article 19 be suspended. ये बोलता है कि आर्टिकल 358 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 359 के अंदर भी एक इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इमरजेंसी के दौरान आपके आर्टिकल 19 के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से परिस्थिति में, तो देखो पहला है नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड आविंग टू वॉर और फॉरेन इन्वेशन रेदर देन एन आर्म रेबेलियन एंड अदर 6 फंडामेंटल राइट आउटलाइन इन आर्टिकल 19, तो ये तो सस्पेंड हो जाएगा। दूसरे में है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 32 विल बी सस्पेंडेड। The fundamental rights are merely suspended in their enforcement under Article 359, not their totality. During the emergency, the right outlined in Article 20 and 21 cannot be suspended. ठीक है, तो वॉर के टाइम पर या फॉरेन इन्वेशन हुआ है या आर्म रेबेलियन हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई परिस्थितियां हैं तो आपके जो है फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है, बोलने की आजादी दी गई है। ठीक है, घूमने की आजादी दी गई है। तो कैसे किसी को घूमने दिया जाएगा, आप समझ लो इमरजेंसी लगा है, वॉर का टाइम है, बाहर जाएगा मारा जाएगा। अगर रोका जा रहा है तो उनके फायदे के लिए रोका जा रहा है। अगर वो बोलेगा तो बोलने से और हो सकता है ना दंगा भड़के, तो कैसे बोलने दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, उसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है, अगर कोई ऐसा परिस्थिति है तब वो भी सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई रिट, ठीक है, अगर आप रिट कब इशू होता है, जब किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो। ठीक है, याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन रिट, तो क्या है रिट, रिट इज अ वेपन, ठीक है, विच प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट इन टर्म्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ रिट। कौन कौन से, मैंडमस, सर्सोररी, प्रोहिबिशन, इसके बाद है कोवारंटो, इसके बाद है एक और कौन सा है, एक है ना जो बॉडी डिटेन करके रखते हैं यार, हेबियस कॉर्पस। 5
तो ये 5 रीट जो है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो अब इस 5 रीट को हम कौन से आर्टिकल में जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके, तो हाई कोर्ट में जाते हैं 226 में लेके और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 में लेके। अब 226 और 32 में क्या फर्क है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, दोनों के पास कितना कितना पावर है। फर्स्ट, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। आपको पता होगा आर्टिकल 32 सही में फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 टू 35 क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो उसी के अंदर आर्टिकल 32 आता है ना, जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है खुद ही फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डिस्क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। कि भाई उनके पास पावर है, वो जो आपका रिट है वो इंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो दूसरा नहीं, इसी का पूरा पढ़ लो। आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू कंसीडर एनी पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। 32 के अंदर आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कोई भी पिटीशन लेके, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 32 खुद में फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हो, तो सिंपल है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू द हाई कोर्ट विद इन जुडिशियल प्रिंसिपल टू कंसीडर एनी पिटीशन, ठीक है। हाई कोर्ट के पास 226 में डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि कोई भी पिटीशन आता है उनके पास तो वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, अंडर आर्टिकल 32 रिट पिटीशंस आर इशूड टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है। जब आप आर्टिकल 32 में जाते हो कोई रिट पिटीशन लेके, तो वो 100% आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बाद ही जा सकते हो, ठीक है, या फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हो। जबकि अंडर आर्टिकल 226 में आप कोई भी रिट लेके जा सकते हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और राइट से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन आप 226 में कोई भी रिट लेके जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 226 रिट पिटीशन कैन बी इशूड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट और एनी अदर पर्पजेस, ठीक है। 226 में आप कोई भी पर्पज लेके के लिए भी रिट लेके जा सकते हो और फंडामेंटल राइट के लिए तो जा ही सकते हो। तीसरा डिफरेंस देखो, ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 32 इज सस्पेंडेड। जब आर्टिकल ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था इमरजेंसी के प्रोविजन में 32 भी सस्पेंड हो जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 32 इज सस्पेंडेड, जबकि 226 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देखे, तो इसीलिए मैं कभी कभी बोलता भी हूँ आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ना, उससे डबल पावर 226 में हाई कोर्ट के पास दिया गया है, ठीक है। कोई अगर पूछे ले मैं ऐसे ही साधारण में कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, तो ज्यादा पावर स्टेट लेवल पर 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है, ये याद रखना। अगला है आपका फोर्थ डिस्क्रिएशन डिफरेंसेस। ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 32 विल सप्लांट ऑर्डर्स पास्ड अंडर 226। ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 32 विल सप्लांट ऑर्डर्स पास्ड अंडर 226, ठीक है। 226 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है तो 32 जो है उसके ऊपर क्रॉस कर सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जबकि इसमें है ए ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 226 कैन नॉट सप्लांट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को वो कर सकता है क्या, ओवर ब्रिज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे का कोर्ट है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है कि हाई कोर्ट के कोई भी फैसले अगर अंडर आर्टिकल 226 में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको 32 में ओवरटर्न कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 32 के किसी भी फैसले को ओवरटर्न नहीं कर सकता है,
ठीक है। ये तो हायरार्की के ऊपर बेस्ड है, बाकी कोई इसमें कोई ज्यादा दम भी नहीं है, ठीक है। हायरार्की दिया है तो उसके हिसाब से तो होगा ही ना। पांचवा है आर्टिकल 32 हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर कंट्री, ठीक है, ऑफ इंडिया। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा जुरिस्डिक्शन है भारत के ऊपर। आर्टिकल 226 हैज लिमिटेड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। टू आपको पता होगा हाई कोर्ट के पास किसी स्टेट भर का ही पावर है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा देश आता है, तो उसके अंदर 29 राज्य है, 29 राज्य को वो के ऊपर वो शासन करते हैं, ठीक है। तो होगा जुरिस्डिक्शन तो उनका वाइड होगा ही, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बता दूं एक मेजर डिफरेंस, फंडामेंटल राइट जो है आपका वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी में जो भी दिए गए हैं उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये, फंडामेंटल राइट में जो भी दिया गया है वो आपका राइट है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। डीपीएसपी में जो भी दिया है वो स्टेट के ऊपर दिया गया है, स्टेट को दिया गया है ये भार कि जो भी डीपीएसपी में है आप कोशिश करना कि वो पूरा करो, ठीक है। आप स्टेट के ऊपर बाध्य नहीं कर सकते कि उसमें लिखा है इक्वलिटी होना चाहिए तो इक्वलिटी कहाँ है, नहीं। डीपीएसपी में है, इसका मतलब है कि स्टेट उसके ऊपर फोकस करेगा, उसको प्रमोट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, ये याद रखना, ये मेजर डिफरेंस है। अब आते हैं जो हमने जो लिखा है वो पहला डिफरेंस, डिफाइंड अंडर आर्टिकल अंडर पार्ट 3। फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइन किया गया, जबकि डीपीएसपी पार्ट 4 में। दूसरा डिफरेंस, आउटलाइन इन आर्टिकल 12 to 35। हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 में डिफाइन है, ठीक है, जबकि डीपीएसपी किस में है, आर्टिकल 30 to 55, 36 to 51 में, ठीक है। तीसरा, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल के राइट और फ्रीडम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जबकि डीपीएसपी क्या है, प्रोमोट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेलफेयर, ये प्रोमोट करेगा। डीपीएसपी क्या बात करता है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर काम करेगा, उसको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, उसको प्रोमोट करेगा, ठीक है। तो ये होता है डीपीएसपी में। चौथा, जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ रहा हूं, जस्टिसिएबल मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप उसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हो, जबकि डीपीएसपी में आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मीनिंग दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ठीक है। डीपीएसपी में जो भी दिए गए हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। वो बाध्यता दिया गया है किसी भी गवर्नमेंट को कि आप ऐसा करने की कोशिश करना, ठीक है, करना ही है ये जरूरी नहीं है, आप उसके ऊपर कोशिश करना बस, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है फंडामेंटल राइट का, फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट जो है वो फोकस करता है किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स के लिए, जैसे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि डीपीएसपी क्या करता है, फोकसेस ऑन सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब डीपीएसपी क्या बोलता है कि भाई मैं फोकस करूंगा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, जैसे एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए। डीपीएसपी के अंदर ही आपका हॉस्पिटल वगैरह सब बनता है, सरकार ये कोशिश करता है कि सबका हेल्थ केयर मिले, सबको एजुकेशन मिले, इन्वायरमेंट सही रहे, बराबर, तो ये सब डीपीएसपी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी।
फंडामेंटल ड्यूटी आपका आर्टिकल पार्ट 4A में बताया गया है। ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, मतलब ये बाद में ऐड किया गया था। बाद में कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, उससे पहले हमारे पास सिर्फ अधिकार ही थे, हमारे कर्तव्य कुछ थे ही नहीं। ठीक है, तो ये 1976 में ऐड किया गया और इसमें कुछ कर्तव्य भी दे दिए गए नागरिकों को। अब क्या क्या कर्तव्य है देखिए। सबसे पहले इसको पढ़ देता हूं पूरा आर्टिकल। पार्ट 4A was inserted by the 42nd amendment 1976 which provides several fundamental duties that needs to be followed by the citizens of India. These duties are considered as directory as these duties cannot be enforced through writs. ठीक है, जो भी ड्यूटीज दिए गए हैं वो डायरेक्टरी नेचर का है, मतलब आपको करना है तो कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए रेट नहीं लगा सकते कि इसने झंडे का अपमान किया है तो ये हमारा राइट वायलेट किया, इसके ऊपर नहीं, वो आपके कर्तव्य हैं, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी क्या क्या है देखो आगे। These duties are considered as directory as the duties cannot be enforced through writs. Importance of fundamental duties are as follows. First है, fundamental duties is a reminder that the citizens while enjoying their rights should not forget about their duties toward the nation. Second, these duties gives a chance to the people to have an active participation in the society. तीसरा, these duties promote a sense of discipline and commitment toward the society. अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या आ सकता है ये मैंने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ मुंह से। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है कि आप पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे, आप राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, आप भारत के नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। ये सब जो है जो मोरल राइट भी होता है एक तरीके से, ठीक है, जो मोरल ड्यूटीज भी है एक तरीके से, वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर दिए गए। नेक्स्ट है आपका, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा सवाल था। कब ये सवाल था? आपका बेरूबरी के केस में। ठीक है, सबसे पहला बेरूबरी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें प्रीएम्बल को चैलेंज किया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे जो भी जज थे उनका ये मानना था कि भाई प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, केशवानंद भारती का केस। इसमें 13 जज का बेंच जो है बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने फिर से इस मसले को देखा कि प्रीएम्बल भारत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बेरूबरी का केस में, जिसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को का, उसको ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज का बेंच जो था उसमें ये कहा गया कि नहीं, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में कहा था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इससे पहले री बेरूबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सवाल है आपका, डिफाइन द वर्ड डेमोक्रेटिक। The word democratic is derived from the Greek word where demos means people and kratos means authority. ठीक है, which concludes that the government is considered by the people. ठीक है, India is a democratic state as the people elect their government at all levels. That means union, state, local or ground level. Everyone has the right to vote irrespective of their caste, creed and gender. ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है,
मतलब आपको पता होगा ना, डेमोक्रेसी का जो फुल फॉर्म होता है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल, और होता है ना ऐसा कुछ, उसका डेफिनेशन है। तो वही है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है, मतलब पीपल के द्वारा बनाए गए कोई अथॉरिटी। तो हम वोट दे के जिताते हैं ना, ग्राउंड लेवल से ही हम जिताते हैं लोगों को। सरपंच बन जाता है कोई वोट से, मुखिया बन जाता है कोई वोट से, फिर हम एमएलए का चुनाव करते हैं, फिर एमपी का चुनाव करते हैं, फिर हम वो लोग फिर जो है पीएम का चुनाव करता है। तो ऐसा, तो हम लोग ग्राउंड लेवल से ही पीपल जो है, लोग जो है अपनी सरकार चुनती है और बनाती है। तो ये डेमोक्रेटिक होने का एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये है रूल कि भाई अगर आप डेमोक्रेटिक हो तो इसका मतलब है कि वहां पे पीपल जो है अपनी सरकार चुनती है, इलेक्ट करती है।